और अब अपना हिमाचल की खबरों को तफसील से जानेंगे। सुक्खू सरकार ने राज्य के 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का फैसला लिया है। इन कस्बों में मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग शामिल हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन कस्बों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं को विकसित करने और मनाली, पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए हाल ही में फ्रांसीसी विकास एजेंसी से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के तहत लोगों को इन 5 कस्बों में सीवरेज के लिए कनेक्शन दिए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से राजभवन में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने खास मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट रही। इस अवसर पर राज्यपाल ने थल सेनाध्यक्ष को हिमाचली टोपी और शॉल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल को थल सेनाध्यक्ष ने सेना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और श्री प्रताप शुक्ल और जनरल मनोज पांडे ने क्षेत्र की सुरक्षा और दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान के बाद बाल विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला हिमाचल देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। 12 जून को होने वाले बाल सत्र के लिए 68 विधायकों का चयन कर लिया गया है। इनमें से सुंदरनगर की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा जानवी प्रदेश की पहली बाल मुख्यमंत्री चुनी गई है। इस बाल सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 68 छात्र विधानसभा का एक दिन का सत्र चलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है। रविवार को मंत्रिपरिषद का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही स्पीकर, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष यानी ऑपोजिशन लीडर का भी चुनाव होगा। डिजिटल बाल मेला जो साइट है ये उसी को ऑपरेट करते हैं। यानी ये जो बाल विधानसभा हो रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑडिशन वगैरह जो भी हुए हैं उसमें जो हमारा डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये 12 तारीख को आप जानते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चे जो है ये जो बिलो 18 हैं, फोर्स लेबर वगैरह वगैरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी परिदृश्य में ये बाल विधानसभा हो रही है कि बच्चे जो हैं वो भविष्य है देश का, और भविष्य हैं तो इसलिए देश की चुनौतियों के लिए बच्चों को जो है उसके लिए तैयार करना है, ना कि बच्चों का शोषण जो है श्रम के रूप में 18 साल की आयु से कम हो। और जानवी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर सदन की कार्यवाही को करीब से समझा, गौर से समझा। बाल सत्र में शामिल होने वाले बाल विधायक भी इस मौके पर विधानसभा भवन पहुंचे। इस मौके पर जानवी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जानवी चाहती हैं कि सभी विभागों में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। मंत्रियों का चुनाव उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर होना चाहिए। राजस्थान के बाद हिमाचल अब देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बच्चों की सरकार चलेगी और बच्चे ही विधानसभा में बैठेंगे। बाल मुख्यमंत्री हैं वो हमें मिल गई हैं जानवी के रूप में। जानवी इस वक्त हमारे साथ है, 10वीं कक्षा के छात्र है, सुंदरनगर की रहने वाली है। जानवी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। कंपटीशन कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, और मतलब बहुत बच्चे थे। एक अकेली मैं नहीं थी जिसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सारे बच्चे थे। फिर चयन प्रक्रिया आगे हुई, कई बच्चे अटेंडेंस में आते थे नहीं, बस वही था कि कहीं कमी रह जाती थी। बतौर मुख्यमंत्री क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी?
सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी। अगर मुझे असल में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो जो भी मैं मंत्री बनाऊंगी वो उनके अनुभव और क्वालिफिकेशंस के आधार पर बनाऊंगी। इसी के सिवाय मैं जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके जो भी हमारी आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, उनके लिए जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा उनका निवारण करने के लिए उनमें थोड़ी और प्रोसेस करवाऊंगी, उनमें थोड़े और कुछ एडिशन करवाऊंगी। विधानसभा के बारे में क्या समझते हो? विधानसभा, अब जैसे हम कोई नीतियाँ वगैरह बनाते हैं, जो बाहर हम कोई सोचते हैं यार ये नीति बनानी थी, वो बाहर बड़ा लागू होगी, कोई कानून बाहर बड़ा लागू। एक विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ आकर आप अपनी बात रखें, अपनी नीतियाँ रखें और यहीं वो नीतियाँ लागू होंगी, बाहर कहीं नहीं होगी। तो विधानसभा एक मेन रोल निभाता है कानून बनाने में। तो सही मायने में अभी पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ भी योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री मंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल ये ज़रूरी है। मान लीजिए अब कोई हम एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, उस एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर क्या है आपका विजन? स्वास्थ्य को लेकर देखिए, हम आजकल देखते हैं, हम अस्पताल जाते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, बीमार इंसान के साथ आया जो आदमी होता है, अटेंडेंट होता है, वो भी थक जाता है। इससे अच्छा इतनी जो ये लंबी लंबी लाइन है, एक डॉक्टर है, इससे अच्छा एक ही, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है और उसके पास लाइनें बहुत लंबी लगी, तो दो तो होनी चाहिए एटलीस्ट, जिससे कि ये जो लोग हैं ना ये परेशानियों का सामना न कर। क्या आपकी जो समझ है पॉलिटिक्स के प्रति, नीतियों के प्रति, हमारे जो सिस्टम है उसके प्रति, वो बड़ी है? क्या इस तरह के आयोजन बार बार होने चाहिए? बिल्कुल, इससे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी। पॉलिटिक्स के बारे में मैं बताती हूँ, इस आयोजन से पहले इतना नहीं जानते जितना मेरे पेरेंट्स बताते थे और जितना टीचर से सीखा था। अब इसके बाद पता चला हाँ मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है, वो आखिर क्या करता है। जो हम सोचते हैं ना उससे बढ़कर होते हैं इनके रोल मंत्रियों के। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को दो विषयों के बारे में ज्यादा सोचे, स्वास्थ्य और शिक्षा। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू को? उनको भी इन्हीं दो चीज़ों के बारे में कहूँगी, क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये दो चीज़ की कमी आपको हर जगह थी, कहीं ना कहीं कुछ कमी हर क्षेत्र में होती है, पर ये दो कमियां ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको देखने को मिल ही जाती हैं। क्राइटेरिया जो है इन्होंने यहाँ से सेट किया है कि जो नेता अब बनना चाहिए उसकी भी योग्यता तय होनी चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल में गाड़ियों में वीआईपी नंबर लगवाने का क्रेज है कि लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात का पता इस खबर से आप लगा सकते हैं कि परिवहन विभाग ने 195 यानी 195 गाड़ियों के नंबर नीलाम किए और ये नंबर 1,04,70,500 रुपए में बिके। सोलन की अगर बात करें तो सोलन जिले में एक व्यक्ति ने HP12Q0008 नंबर के लिए 8,10,000 रुपए चुकाए। लेकिन हाल ही में ऑनलाइन बोली में फर्जी बोली लगाने का मामला भी सामने आया, मगर अब फर्जी बोली लगाने वालों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। विभाग ने ई ऑक्शन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया। अब नंबर के लिए बोली लगाने वालों को तयशुदा बोली की 30% रकम बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। अगर बोली जीतने के बाद वो व्यक्ति नंबर नहीं लेता तो उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और डिप्टी सीएम ने बताया कि नई प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। वाहनों की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियां के जो नंबर की रजिस्ट्रेशन है, वो ई ऑक्शन प्रणाली जो है जो चल रही थी और उसमें जो है लोग जिस तरीके से भारी भरकम बोलियां लगा के फिर नंबर लेने नहीं आते थे और विभाग को के साथ फरेब कर रहे थे, या जो है प्रणाली इस की कमियों का फ़ायदा उठा के कोई मजाक कर रहे थे। हमने उसके लिए जो है नई प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे और ई ऑक्शन प्रणाली अब पूरी तरह से तैयार है और उसने काम करना शुरू कर दिया है। और संशोधित जो हमारी प्रणाली है वो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रही है। खबर मंडी से है, जहां विधायक अनिल शर्मा और कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर के बीच का विवाद गर्म है। सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल तोड़ने पर अनिल शर्मा ने पहले तो चंपा ठाकुर को मंच पर ही खरी खरी सुना दी और अब उन्हें
मर्यादा में रहकर राजनीति करने की नसीहत दे डाली। अनिल शर्मा का कहना है कि चंपा ठाकुर ही नहीं बल्कि उनके पिता कौल सिंह ठाकुर भी ऐसी ही हरकतें करते रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के इस वीडियो के हर फ्रेम को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें एक नेता आगे निकलने की बेताबी से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाता है, दूसरे इससे बुरी तरह से आहत हो जाते हैं। तस्वीरें 8 जून की है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल दे योजना का शुभारंभ करने मंडी के संस्कृति सदन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने आंखों से इशारा कर किसी और को दीप जलाने के लिए बुलाया, लेकिन तब तक उनके बगल में खड़ी कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर ने मोमबत्ती अपने हाथ में ले ली और आगे बढ़कर दीप जलाते हुए कैंडल तीसरे शख्स को थमा दी। मगर तीसरे शख्स ने खुद आगे न बढ़कर विधायक अनिल शर्मा को कैंडल देते हुए दीप प्रज्वलित करने को कहा, जो दीप जलाने के साथ ही फौरन पीछे मुड़े और चंपा ठाकुर को कुछ सुनाने लगे और सामने मुड़े तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी तीसरे शख्स यानी कि पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने उन्हें संभाला, कैंडल अपने हाथ में ले ली। मगर अनिल शर्मा गुस्से में चंपा ठाकुर को देखते हुए कुछ बोलते रहे। अब जानिए कि अनिल शर्मा को गुस्सा क्यों आया। असल में प्रोटोकॉल के लिहाज से कार्यक्रम में मंत्री के बाद विधायक को दीप प्रज्वलित करना था। अनिल शर्मा मंडी सदर से बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर को ही चुनाव में हराया था। लेकिन शायद चंपा ठाकुर सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेस का कार्यक्रम समझ बैठी, जिसे लेकर अनिल शर्मा ने उन्हें राजनीतिक मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है। अनिल शर्मा के मुताबिक चंपा ठाकुर ने कुछ दिन पहले सुंदरनगर में विधायक राकेश जामवाल के साथ भी ऐसे ही सलूक किया था, जिस पर मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्हें कुर्सी से उठा दिया था। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि चंपा ठाकुर ही नहीं, उनके पिता कौल सिंह ठाकुर भी सरकारी कार्यक्रमों में ऐसी ही हरकतें करते हैं, जो राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल की खबरों में अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें अपने कर्मों की वजह से पद से हटाया गया है। देखिए, ये आजादी उनको मुबारक। वो स्वतंत्र अगर वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे तो ये अपमान अमेठी की जनता का भी है, वायनाड की जनता का। जब वो अमेठी से हारे और वायनाड चले गए तो वहां जाकर कहा कि उत्तर भारत वालों को तो जो जो अपशब्द कहे वो देश भूला नहीं। वो अपमान अमेठी का नहीं, पूरे उत्तर भारत का। अब जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं केवल वायनाड से एमपी चुने जाने के लिए। क्या उनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि तुष्टीकरण तक कांग्रेस सीमित हो जाए? तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नहीं हटाया है। राहुल जी के कर्मों के कारण वो हटे। राहुल जी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, माफी भी नहीं मांगी, अहंकार उनका देखने को मिला, उसके कारण ही कोर्ट में बहुत अवसर थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है उसी क्षण वो सदस्य नहीं रहते। या तो दंड पर रोक लगे तब बच सकते हैं, दंड की अपील नहीं की तो रोक लगी नहीं, उनकी सदस्यता चली गई। तो एक कोर्ट में मामला है, ना इसमें लोकसभा सेक्रेटरीट कुछ कर सकता है, ना कोई सरकार कुछ कर सकती है। कि कोर्ट के निर्णय पर राहुल गांधी जी की सदस्यता सांसद के रूप में गई। 12 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा के नूरपुर दौरे पर रहेंगे। 12 जून को जेपी नड्डा पंजाब के पठानकोट से होते हुए नूरपुर पहुंचेंगे और यहां सबसे पहले भाजपा के संगठनात्मक जिला नूरपुर के नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो नूरपुर के जसूर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे में जेपी नड्डा के शानदार स्वागत के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारियां की हैं। विधानसभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, संगठन की दृष्टि से, चाहे वो सपा सोनी जी हो, चाहे वो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक पवन काजल जी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं आज यहाँ कार्यकर्ता के बीच में उत्साह देख रहा हूँ,
निश्चित तौर पर एक निश्चित जो संख्या है उससे ज्यादा की संख्या में जो है लोग कार्यकर्ता जसूर में पहुंचेंगे। यही आज मुझे आपसे निवेदन करना था। और कांगड़ा के पत्रकार मित्रों, आपको प्रसन्नता होगी कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जसूर से आएंगे तो यहाँ कांगड़ा में आकर देवी मां का आशीर्वाद भी लेंगे और आप सब भी यहाँ होंगे। जो पार्टी की तरफ से हमें आदेश हुए हैं अलग अलग, चाहे वो खाने पीने पर चर्चा हो, टिफिन पे चर्चा हो, तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो आज की बैठक हमने रखी थी, इसके लिए हमारे जो प्रभारी है कांगड़ा चंबा लोकसभा के आदरणीय श्री त्रिलोकपुर जी हमारे बीच यहाँ आए हैं। और जो आदरणीय नड्डा जी जो 12 तारीख को आ रहे हैं, जो हमें आदेश जो संख्या निर्धारित की है, हम उस उपलक्ष्य में भी ये मीटिंग रखी थी। और लगभग जो हमें आंकड़ा दिया है वो 1000 के लगभग आंकड़ा जो हम 12 तारीख को वहां पर पहुंचाएंगे बसों के पास। राजस्व, बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में रुतरंग बोनिंग सारिक संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को संपर्क सड़क के कार्य को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि ये मार्ग का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 15 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पे खड़े हैं ये जो है हमारा PMGSY का जो सड़क है, जो रुतुरंग से बोनिंग सारिक का करीब 15 साल से ये काम रुका हुआ है। और इसको दोबारा से हमने जो है जो बचा हुआ काम है उसको शुरू करना है। साथ में जो सीवरेज का जो हमारा 4th और 5th जो फेज़ का है उसके लिए जो है यहाँ पे STP के लिए जगह नहीं मिली थी, तो उस जगह का भी जहाँ भी खड़े हैं चयन हो गया है। और इसके बनने से जो है पूरा का पूरा इलाका जो है हमारा जो है कवर हो जाएगा। एक सिर्फ जो हमारा हाई स्कूल वाला एरिया है उसके लिए भी जगह का जो है चयन हो गया है। तो सारा जो अब STP के बनने से संगला का जो जितना भी सीवरेज का काम बकाया है वो पूर्ण हो गया। सिरमौर में बिना नोटिस के काम से निकाले गए मजदूरों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मजदूरों ने उद्योग मंत्री को कंपनी की मनमानी के बारे में बताया, न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि इन मजदूरों को NH 707 पावंटा साहिब शिलाई पर फेज 3 से निर्माण कार्य से हटा दिया गया है। ये पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। और आज उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी शिलाई दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने अपने काफिले को यहाँ रोका और मजदूर साथियों के साथ बातचीत की। और बातचीत में हमने उन्हें यहाँ पर बताया कि किस तरीके से मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। चौहान साहब ने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने मजदूर व कंपनी प्रबंधन से बातचीत करने के लिए हमें कहा और ये आश्वासन दिया। और दूसरा, मजदूरों से ये कहा कि भाई आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द आपके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमने चौहान साहब को अपनी सारी जो भी जिस तरीके से इन्होंने मजदूरों को बाहर किया। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये बात उन्होंने 3rd बटालियन पंडो में नए आरक्षियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कही। संजय कुंडू ने यहां कहा कि उन्होंने डीजीपी बनने के बाद विभाग में काफी कुछ बदलने की कोशिश की। पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश पुलिस CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में लगातार पहले स्थान पर रही है, जो अपने आप में बेहद गर्व की बात है। जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य, वो मैंने अपने मन में, जहन में रख लिए। एक तो हिमाचल प्रदेश पुलिस एक टॉप रेट पुलिस फोर्स बने, इंडिया की अव्वल पुलिस फोर्स बने। दूसरा है कि हमारा जो जब मैं ज्वाइन किया था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मूलभूत सुविधाएं हैं, बहुत पुअर था। और मैंने सोचा था कि किसी दिन ऐसा हो, क्योंकि मैंने BSF में काम किया था, तो मैंने सोचा कि किसी दिन ऐसा हो कि BSF से बेहतर यहाँ हिमाचल प्रदेश की पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
तीसरा है कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो टॉप क्वालिटी हो, और चौथा है कि हेल्थ और वेलफेयर हमारे स्टाफ का बहुत टॉप क्वालिटी हो। मुझे बड़ी खुशी है कि 3 साल के कार्यकाल में काफी कुछ हो गया है। खबर पंडोह से, जहां के 9 मील के पास 5 जून को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर गुत्थी के मामले को मंडी जिला पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या का आरोप बिहार के प्रकाश यादव पर लगा। पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। दरअसल प्रकाश यादव और मृतका प्रियंका यादव के बीच अवैध संबंध थे। प्रियंका के दबाव बनाने पर प्रकाश ने जबरन उससे शादी कर ली, जबकि प्रकाश पहले से शादीशुदा था। इसके बाद छुटकारा पाने के लिए प्रकाश ने हिमाचल लाकर प्रियंका की हत्या कर दी। हमें काफ़ी मदद मिली। तो ये प्रकाश यादव, इसका जो घर है, ये एक्यूज का नाम है प्रकाश यादव। तो ये स्वरूपति लालपुर, थाना सिंहेश्वर है, जिला माधेपुर बिहार में है। तो ये घर पहुंचा था, लेकिन पुलिस की टीम पहुंचने से पहले ये वहां से भाग गया था। तो इसके बाद इसको फिर पता चला कि ये ट्रेन में लखनऊ आ रहा है। तो दूसरी टीम जो है SHO मंडी की अगुवाई में एक दूसरी टीम जो है परसों शाम को रवाना हुई थी, और लखनऊ में इसको गिरफ्तार कर लिया दूसरी टीम ने आज सुबह तड़के। इसमें हमें यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस की काफ़ी मदद मिली। इसका रिलेशन था इस महिला के साथ कुछ वर्षों से। तो महिला इसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी, पुलिस में कंप्लेंट आदि भी दी थी। तो इसको उस प्रेशर के चलते इसने शादी कर ली थी, लेकिन ये महिला से छुटकारा पाना चाहता था। तो ये अपने उस महिला को घुमाने के बहाने ये कुल्लू लेके आया। कुल्लू से मंडी यहाँ आकर के उसने 5 तारीख को इसकी हत्या की। प्रियंका कुमारी जो है इसका नाम है विक्टिम का। तो इसका भी पता चल गया, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ की रहने वाली है। लेकिन इसके पिता भी एक मजदूर का काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। बच्चा यादव उनका नाम है। तो उनसे बात हो गई है, तो वो कल तक आएंगे तो डेड बॉडी जो है उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। अभी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी गई है।